क्या इनकम टैक्स में सरकार छूट देगी या नहीं देगी? मुझे नहीं लगता ज्यादा इनकम टैक्स में कोई उम्मीद करनी चाहिए। जिस तरह से चुनाव के नतीजे आए हैं और भारतीय जनता पार्टी को अपने दम पर बहुमत नहीं मिला है, सहयोगियों के साथ उनको सरकार चलानी पड़ रही है, वही दिशा हमको जुलाई 23 को देखने मिलेगी या कोई बदलाव हो सकता है उसमें? बगैर राजनीति के कोई आर्थिक मामला, जैसे वो कहा जाता है, देयर इज नो इकोनॉमिक्स विदाउट पॉलिटिक्स। सरकार ये ऐसा कोई साहसिक मैं कोट अनकोट कह रहा हूँ कि क्या ऐसा कोई फैसला ले सकती है कि भाई ये एफएनओ के जो इतने वॉल्यूम बढ़ रहे हैं इसको रोकने के लिए कुछ कर सकती है? तो जी। इसको रोकने के लिए इस पर एक टैक्स जरूर लग सकता है, इसमें कोई नए रूलिंग्स आ सकती है। पीछे हटना पड़ेगा इस बात से कि नहीं हम पैसे नहीं बांटेंगे या हम मतलब रेवड़ी नहीं बांटेंगे, अगर मैं सीधे कहूँ। अब वो कहेंगे रेवड़ी है, पॉपुलिज्म है, ये सब बोलने की बात है। जो जो बाकी सरकारों ने की है उस बीजेपी ने भी वही किया है, कोई इसमें कोई दूध का धुला नहीं है। नमस्कार, मैं हूं मिलिंद खांडेकर और आप देख रहे हैं बिस तक। बिस तक में हम बजट को लेकर लगातार कवरेज कर रहे हैं और बजट की संभावनाओं पर बात करने के लिए आज मेरे साथ जुड़ रहे हैं जाने माने पॉलिटिकल एक्सपर्ट, इकोनॉमिक एक्सपर्ट और लेखक शंकर अय्यर। शंकर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। जी। तो शंकर, ये बजट जो 23 जुलाई को पेश होना है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करने जा रही है, तो सबसे पहले तो लोगों के मन में ये सवाल है कि एक बजट जो अंतरिम बजट था वो फरवरी में पेश हुआ था और तब सरकार की तरफ से ये कहा गया था कि जो बजट हम पेश कर रहे हैं वही हमारे दिशा वही रहेगी। मतलब ये तो एक तरह से आप इसको फाइनल बजट मान के चलिए, कोई इंटरिम बजट नहीं है, क्योंकि हम इसी रास्ते पे चलेंगे। लेकिन जिस तरह से चुनाव के नतीजे आए हैं और भारतीय जनता पार्टी को अपने दम पर बहुमत नहीं मिला है, सहयोगियों के साथ उनको सरकार चलानी पड़ रही है, तो क्या अब बजट में आपको लगता है कि जो दिशा हमने देखी थी फरवरी में अंतरिम बजट में, वही दिशा हमको जुलाई 23 को देखने मिलेगी या कोई बदलाव हो सकता है उसमें? देखिए मिलिंद, हर बजट एक राजनीतिक संकल्प होता है उसमें, और बगैर राजनीति के कोई आर्थिक मामला, जैसे वो कहा जाता है, देयर इज नो इकोनॉमिक्स विदाउट पॉलिटिक्स। तो ये वाली बजट हालांकि उसी डायरेक्शन में होगी, लेकिन हम जो चुनाव में सुना, कहा, देखा गया और जो नतीजे आए हैं उसको अनदेखा नहीं कर सकते हैं। तो सरकार को उस कम से कम कोई रिस्पॉन्स उसका दिखाना पड़ेगा। और एक सरकार के तरफ में उनको एक एडवांटेज ये है कि आप देखें तो इंटरिम बजट तक आरबीआई की जो सरप्लस ट्रांसफर हुई थी 2 लाख करोड़ का, जो एक्सपेक्टेशन था सिर्फ 1 लाख करोड़ का, तो सरकार के पास 1 लाख करोड़ की लगभग लगभग 1 लाख करोड़ की पूंजी है। और ऊपर से जो टैक्स कलेक्शन है वो अच्छा आया है, बढ़ के आया है। तो ये पूंजी को वो कैसे इस्तेमाल करते हैं, अगर आप स्ट्रेटेजिकली इसको देखें, जो राजनीतिक जरूरत है वो आर्थिक जरूरत भी है। जीडीपी में आप देखें तो हालांकि जीडीपी 8% से बढ़ रही है, लेकिन जो खुदरा कंजम्पशन, जिसको कहते हैं रिटेल कंजम्पशन, वो लगभग लगभग आधे लेवल पर है, 4% के करीब। कोई भी इकोनॉमी उतना ही ग्रो कर सकती है जितना इंफ्रास्ट्रक्चर की स्पेंड पे वो कर सकते हैं, लेकिन कंजम्पशन जो 58% है हमारी जीडीपी का, उसको बढ़ाना पड़ेगा। और उसको कैसे बढ़ाएंगे? आप उसको ऐसे बढ़ाएंगे कि आप लोगों की तरफ पैसा छोड़ेंगे। ये कैसे छोड़ेंगे? ये डिजाइन होगा, राजनीतिक डिजाइन होगा, इसको आर्थिक डिजाइन कम होगा। तो मैं समझता हूं कि आप इलेक्शन के पहले और इलेक्शन के बाद में दो बातें खुल के आई थी कि इन्फ्लेशन, जो महंगाई बहुत चरम सीमा पे लोगों को हर्ट कर रही थी, और बेरोजगारी। अब बेरोजगारी और महंगाई जो सोसाइटी के, समाज के निचले तबकों पर ज्यादा इफेक्ट करती है, ज्यादा वो उसका इम्पैक्ट होता है, और उसका कंसोलिडेशन हमने रिजल्ट्स में देखा। जो किसान के ऊपर जो कठिनाई है उसका रिजल्ट्स हमने देखा महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में वगैरह। तो इसको एड्रेस कैसे करती है सरकार, इस पर कई सारे अटकलें लगाई जा रही है।
एक दूसरी बात है कि जो बाहर से दो पार्टियां, बाहर से मतलब जो नए पार्टियां हैं या जो एनडीए के एलाइज बने थे चुनाव के पहले, नीतीश कुमार की जेडीयू और चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी, उनके भी अपनी कुछ अपेक्षाएं, और वो उसमें सरकार उसको कैसे रेस्पॉन्ड करती है ये देखना पड़ेगा। मेरा मानना है कि वो लॉन्ग टर्म इशू है। शायद उनको एक दर्जा दिया जाएगा या फाइनेंस कमीशन को कहा जाएगा कि इनको जो एक्स्ट्रा पैकेज को कैसे आप करेंगे। और जो इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंड पहले ही तय हो गई थी मिलिंद, इंटरिम बजट में, आप देखो इंटरिम बजट से बढ़कर सरकार के पास पैसे हैं। तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे 11 लाख करोड़ उनका खर्चा करने का इरादा था, उस पे कोई ठेस नहीं पहुंची है। तो उसके ऊपर का जो पैसा है और जो 11 लाख करोड़ है उसको कैसे स्पेंड करेंगे? 3 राज्यों में आपके पास चुनाव है, हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड। तो यहां पर थोड़ा रिलोकेशन होगा, प्लस बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए तरफ कोई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट स्पेंडिंग होगा। तो मोटा मोटी जो कहते हैं ना, द न्यू न्यू इज द ओल्ड ओल्ड, वैसे होगा बजट। मुझे नहीं लगता डायरेक्शनली ज्यादा चेंज होगा। कई सारे घोषणाएं होंगी और कई सारे शगुन होंगे। जी, तो जैसे कि शंकर ने बताया, मैं अपने दर्शकों को बता देता हूँ कि जो शंकर 1 लाख करोड़ एक्स्ट्रा पैसा मिलने की बात कर रहे हैं, तो वित्त मंत्री ने जब फरवरी में बजट पेश किया था तो उन्होंने कहा था कि डिविडेंड से जो सरकार की आय होनी है वो लगभग 1,06,000 करोड़ या ऐसा ही कोई आंकड़ा था। लेकिन रिजर्व बैंक, मतलब उसमें तो सारे डिविडेंड शामिल होते हैं जो उनको सरकारी बैंक से मिलते हैं या उनको पीएसयू से मिलते हैं, लेकिन जो ओवरऑल जो एक अचानक से एक मतलब खजाना हाथ लग गया क्योंकि रिजर्व बैंक ने 2 लाख करोड़ रुपया जो अपना सरप्लस था वो ट्रांसफ़र करने का फैसला किया। तो शंकर ये कह रहे कि सरकार ने जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे पैसा खर्च करने का फैसला किया था वो तो यथावत रहेगा। एक और अच्छा आंकड़ा आपने पढ़ा होगा, 11 जुलाई तक का जो आंकड़ा भी अखबारों में आया है कि डायरेक्ट टैक्स का कलेक्शन भी बढ़ा है और इनकम टैक्स का कलेक्शन भी बढ़ा है अभी 3 महीने में, जो ये चालू वित्त वर्ष है जिसके लिए ये बजट पेश होने वाला है। तो शंकर, जो आप बात कह रहे हैं, अब हम स्पेसिफिक में आते हैं और हमारे दर्शकों की सबसे ज़्यादा रुचि इसी में है कि क्या जब ये पैसा एक्स्ट्रा है सरकार के पास में और कंजम्पशन अब बढ़ाने की बात कर रहे हैं तो लोगों के हाथ में पैसे देने की ज़रूरत है। तो सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि क्या इनकम टैक्स में सरकार छूट देगी या नहीं देगी? मुझे लगता है कि इनकम टैक्स लॉ में दो तरह के फेरबदल हो सकते हैं। एक सांकेतिक होगा कि आप नए टैक्स सिस्टम में जाएं तो आपको ज्यादा फायदा होगा, और वहां पर एक अकोमोडेशन जो दिक्कत है लोगों को जिन्होंने घर खरीदने के लिए लोन लिया है, ईएमआई लिया है, और कुछ जो फायदे पुराने टैक्स सिस्टम में है वो नए में नहीं, तो वो कैसे वो रिडिजाइन करते हैं। शायद वो ये कहेंगे कि फरवरी के बजट में हम इसको फिक्स करेंगे, और अभी सांकेतिक होगा। देखिए, कितना भी वो इनकम टैक्स पेयर को पैसा दे दें, लेकिन वो कितना होगा, 2,000 रुपए, 3,000 रुपए, जिससे जो शहरों में रहते हैं उनको ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे, और वो मिनटों में उधुल जाएगा जितना उन्होंने खर्चा किया। सरकार ज्यादा करके जो पैसे हैं जो लोगों को देंगे वो ग्रामीण भागों में जो लोग हैं, जो महिला है, जो किसान है, उनके तरफ देंगे। मुझे लगता है कि आपने देखा होगा पिछले दिनों महाराष्ट्र में वो इनकम ट्रांसफर हुआ है, 1,500 रुपए हर जी, महिला माँ जी को। बहन, मतलब महिला हाँ, को पैसे देने हैं। हाँ। तो ये जो है, अब ये स्कीम करीब करीब 10 या 11 राज्यों में है। अब इस पर एक कमेटी शायद बिठाई जाएगी और ये कहा जाएगा कि इस स्कीम को नेशनल कैसे ले जाए। दूसरी जी। बात होगी, किसानों को जो 6,000 रुपए अब मिलते हैं, शायद उसमें बढ़ोतरी होगी। और ये जो रूफटॉप सोलर प्रोग्राम जो अनाउंस किया था, जो घर घर में रूफटॉप छत पर जी। आपके सोलर प्रोजेक्ट लगे, उसमें शायद कोई चेंज होगा। उसमें मतलब सरकार ज्यादा खर्च करेगी, क्योंकि उससे क्या होता है कि वो जमीनी ग्राउंड तक वो पैसे जाएगा, क्योंकि छोटे छोटे कारोबारी वो एग्जीक्यूट करेंगे, छोटे लोग उसमें शामिल होंगे, उसमें इनपुट भी बढ़ेगा। और एक जो किसानों के लिए एक जो कहा जाता है एमएसपी आपने थोड़ा सा बढ़ाया है इस बार, तो उसमें सांकेतिक
एक्सपेंशन होगा कि हम और एक्सपेंड एमएसपी बढ़ाएंगे, क्योंकि वो प्रेशर है वहां पर कि जो गारंटी वाला सिस्टम, हमको कानूनन एमएसपी वाला जो प्रेशर है किसानों का। दो बड़ी बातें जो इसमें है इस बजट में, मुझे लगता है कि जो मांग है बिहार का और आंध्र प्रदेश का स्पेशल दर्जे का, उसको कैसे निपटते ये एक सवाल है जो, तो मुझे लगता है कि ये बैलेंसिंग एक्ट होगा। मुझे नहीं लगता ज्यादा इनकम टैक्स में कोई उम्मीद करनी चाहिए। नहीं, तो आपने कहा कि इनकम टैक्स में बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं करनी चाहिए, ग्रामीण क्षेत्रों में खर्च बढ़ सकता है, किसान निधि बढ़ाई जा सकती है। ये उम्मीद हमें चुनाव से पहले भी थी। अगर आपको याद होगा कि जब 2019 में बजट आया था, तो किसान सम्मान निधि उसी समय लॉन्च हुई थी और तब ये कहा गया था कि सरकार आगे कैसे दे सकती है, लेकिन उन्होंने बैक डेट से दे दी गई थी। लेकिन इस बार ये था कि चुनाव से पहले पैसे दिए जाएंगे, लेकिन शायद सरकार इतनी कॉन्फिडेंट थी कि इसको देने की ज़रूरत नहीं थी, तो इन्होंने इस बार कोई छेड़छाड़ नहीं की थी जब फरवरी में आया था। तो मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ सर शंकर, कि जिसको अब तक बीजेपी रेवड़ी कहती थी, चाहे वो महिलाओं को पैसे देना हो या चाहे वो किसानों, मतलब जो भी कैश ट्रांसफ़र को एक तरह से कहा गया कि भाई ये मतलब वैसे भी इकोनॉमिक्स में माना जाता है कि ये बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है अगर आप सिर्फ पैसे बांट रहे हैं तो क्या ये चुनाव का परिणाम है? मतलब अभी तो हम बजट देखेंगे, लेकिन क्या ये इससे उनको थोड़ा पीछे हटना पड़ेगा इस बात से कि नहीं हम पैसे नहीं बांटेंगे या हम मतलब रेवड़ी नहीं बांटेंगे, अगर मैं सीधे कहूँ तो? देखिए, हर एक राजनीतिक पार्टी का एक रहता है कि वो कहें कुछ और करें कुछ। तो एलन ग्रीन्सपैन का एक पुराना कोट है, उसमें कहा कि वो जो कहते हैं उसको मत देखो, जो वो करते हैं उसको देखो। तो मेरा मानना है कि ये एक सरकार के पास एक चैलेंज है कि और कैसे बढ़ाए वेलफेयर। अब वो कहेंगे रेवड़ी है, पॉपुलिज्म है, ये सब बोलने की बात है। जो जो बाकी सरकारों ने की है उस बीजेपी ने भी वही किया है, कोई इसमें कोई दूध का धुला नहीं है। अगर वो कहें कि फिस्कली प्रूडेंट हैं हम, तो ठीक है, थोड़ा सा फिस्कली प्रूडेंट रहे हैं। लेकिन जो सरकार के सामने प्रश्न है कि जो हमने चुनाव में क्या देखा, सबसे ज्यादा जो त्रासदेह कौन कम्युनिटीज है, दलित, माइनॉरिटीज, किसान, महिला और युवा, ये है। और इनका आक्रोश हमने नतीजों में देखा। वो कंसोलिडेट हुए, ऑपोजिशन के तरफ गए, वो सब इम्पैक्ट वाली बात है। तो इनको कैसे वो पैसे देंगे, सरकार किस तरह से मुआवजा देंगे? तो जैसे आपने कहा था कि 2019 में जो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और उड़ीसा की जो किसान सम्मान स्कीम थी, वो नेशनली अडॉप्ट हुई। मुझे लगता है इस तरह से एक पहल हो सकती है कि महिलाओं के लिए कोई नया स्कीम हो सकता है। दूसरी बात है जो युवाओं के लिए है, उसमें वो अप्रेंटिसशिप जो कांग्रेस की सजेशन थी उसको कहे बगैर दूसरे तरीके से कोई स्कॉलरशिप, कोई फ्रीशिप, स्किल डेवलपमेंट के लिए ज्यादा पैसे ऐसे करके। और ये बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि अब तक 10 साल में सरकार ये स्किल डेवलपमेंट काफी स्ट्रगल कर चुकी है। पैसे खर्च हुए हैं, प्रोग्राम्स बने हैं, लेकिन आप किसी को स्किल ट्रेनिंग दे दो लेकिन उसको नौकरी ना दे पाओ, प्लेसमेंट ना हो, तो क्या फायदा? जैसे जी। हमने भरूच में अभी देखा कि 10 पोस्ट के लिए 1800 लोग पहुंच गए थे गुजरात में। और गुजरात जैसे इंडस्ट्रियलाइज स्टेट में अगर ये हो रहा होगा तो बाकी राज्यों में देखने की बात है। तो युवा के लिए कुछ कर सकते हैं, लेकिन इसी बजट में होगा ये नहीं होगा। इस बजट में शायद घोषणा होगी, सांकेतिक होगा, क्योंकि कुछ जो गन पाउडर जैसे कहते हैं वो राज्यों की चुनाव है उसके पहले दिखाया जाएगा। तो सबसे आखिर में शंकर मेरा सवाल ये है, जो हमारे दर्शकों की भी बहुत रुचि होती है कि शेयर बाजार को लेकर क्या होगा। तो ये बार बार, चूंकि चुनाव के दौरान भी वित्त मंत्री ने भी कहा, मतलब फाइनेंस सेक्रेटरी ने भी कहा और भी लोगों ने, सेबी चीफ ने भी कहा कि भाई एफएनओ का जो ये मार्केट है ये बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। उसको कहा उन्होंने, जो पाउच वाला जो सिस्टम चल पड़ा है, तो क्या अब इन नतीजों के बाद सरकार ये ऐसा कोई साहसिक, मतलब साहसिक मैं कोट अनकोट कह रहा हूँ, कि क्या ऐसा कोई फैसला ले सकती है कि भाई ये एफएनओ के जो इतने वॉल्यूम बढ़ रहे हैं इसको रोकने के लिए कुछ कर सकती है? क्योंकि बयान तो हमने सुने हैं चुनाव के दौरान, पर अब जब एक्शन की बात है तो क्या
कुछ हम देख सकते हैं इस बजट में? देखिए, सरकार को एक संकेत बहुत महत्वपूर्ण देना है कि वो प्रो पुअर है, गरीबों के साथ है। ये जो सूट बूट बूट वाली सरकार नहीं है। और ये जो चर्चा है कैपिटल गेन्स टैक्स की, जो रेजिम है वो अलग अलग एसेट पे, डेट पर अलग है, इक्विटी पर अलग है, बैंक डिपॉजिट पर अलग है। बैंकों का एक कंप्लेंट रहा है कि आपने म्यूचुअल फंड में जो जाते हैं, जो पैसा जाता है उसके लिए एक अलग टैक्स रेजिम रखा है, तो पैसा सारा वहां जा रहा है और बैंक को पैसे बटोरने में दिक्कत हो रही है। तो मैं ये मानता हूं कि जो सिंपल डिस्कशंस होती हैं इसमें, उसमें ना उलझे। मतलब अगर कैपिटल गेन्स टैक्स में फेरबदल होगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स क्या है और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स क्या है, इसकी डेफिनेशन में शायद चेंज होगा। दूसरी बात जो है कि एक, आपने एफएनओ की बात की, तो एक विरोधाभास है इकोनॉमी में। करीब करीब 8 करोड़ लोग इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं। डीमैट अकाउंट है 15 करोड़। आपने सुना होगा कि पिछले साल करीब करीब 8 करोड़ न्यू एसआईपी अकाउंट्स ओपन हुए। एक तरफ आप देखते हैं कि कंजम्पशन नहीं हो रहा है, कंपनियों की प्रॉफिट में उतना फेरबदल नहीं है। जो कॉर्पोरेट टैक्स और इनकम टैक्स की डेटा है उसमें कई सारे क्वेश्चंस अब एनालाइज हो रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जो एफएनओ का जो बेबाक ग्रोथ हुआ है, एकदम आसमान के तरफ है। मैंने सुना है और आंकड़े बताते हैं कि विश्व में सबसे ज्यादा एफएनओ का जो ट्रेड होता है वो भारत में होता है। तो जी। इसको रोकने के लिए इस पर एक टैक्स जरूर लग सकता है, इसमें कोई नए रूलिंग्स आ सकती है। और शेयर बाजार में लोगों ने काफी पैसा कमाया है, तो उसमें से कुछ पैसा सरकार वापस ले सकती है। जी शंकर, तो इस बातचीत के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद आपका, जो थैंक यू। आपने बात कही कि शंकर का कहना ये है कि चुनाव के बाद जो सरकार संकेत देना चाहेगी, वो संकेत ये होगा कि ये सूट-बूट की सरकार नहीं है, ये गरीबों की सरकार है और राहत देने की तरफ कम से कम पॉलिटिकल मैसेजें होंगी। अब उसका ट्रांसलेशन कितना होगा, वो हमें अगले मंगलवार को पता चलेगा, जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपना बजट पेश करेगी। लेकिन सबसे ज़्यादा नज़र इस बात पे भी रहेगी कि ये शेयर बाज़ार पर क्या कोई नया टैक्स लगता है या कोई नया कैपिटल गेन्स टैक्स में कोई बदलाव किया जाता है, जिसकी वजह से उनको मतलब एक जो ग्रोथ हो रही है उस पर रोक टोक लगाई जाए, ऐसा कोई फैसला हो सकता है क्या? बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।